नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो क्लास 10th का पहला वीडियो था जिसमें 2 लेसन हम लोग किए थे। आज के लेसन हम लोग करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें कह रहा है, पॉइंट समझिएगा ज़रा, ये पॉइंट सब समझिएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आप 6, 7, 8 क्लास का देखना चाहते हैं या 1, 2, 3 क्लास का देखना चाहते हैं या 4, 5, 6 जो भी क्लास का देखना चाहते हैं, सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें सारे हमने अपलोड कर दिया है। अब 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से दूसरे बुक का फुल लेंथ इसी तरीका का डिटेल क्वेश्चन लेकर आऊँगा रुक्मिणी प्रकाशन का। मुझे आज आप ही के जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सजेशन किया है कि प्लेटफॉर्म कंपनी का एक बुक है जिसमें 1500 और 700 क्वेश्चन का वो बुक है, तो मैंने अभी ही ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही उन्होंने भेजा 1500 क्वेश्चन और प्लस 700 क्वेश्चन करके वो किताब पे लिखा हुआ है, यानी 2200 क्वेश्चन का कलेक्शन है रुक्मिणी प्रकाशन का। वो बुक मैं अभी कराने वाला हूँ, ये कंप्लीट 10th होने के बाद जस्ट उसको ही शुरू करूँगा, क्योंकि वो किताब उन्होंने रिकमेंड किया है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग को भी कोई भी अगर ज़रूरत लगे सजेशन तो मुझे ज़रूर देते रहिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग रख लीजिए अपने पास, जिनको भी ज़रूरत है 8294650721। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कोई भी सजेशन हो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। पर्सनली देना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, उन्होंने मुझे सजेशन किया और मैं तुरंत उस किताब को ऑर्डर कर दिया। 11th 12th का भी उन्होंने पूछा, बट 11th 12th का क्लास मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे क्लासेज हो गए हो 1 से 10th क्लास तक में ही, और उसको पूरा कराना जरूरी है ना, सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। और प्रैक्टिस सेट भी मुझे सारे क्लास का अब कराना शुरू करना है कुछ दिन में। जी हाँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार उन्होंने जो बुक बताया वो बुक जैसे ही कंप्लीट मैं करा दूंगा, फिर से मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को लाऊंगा। मैं अभी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला था, बट उन्होंने कहा कि ये मैसेज कर दिया तो मुझे अब लग रहा है कि नहीं, मुझे ये कंप्लीट करा देना चाहिए। और मैंने सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, मैथ्स और साइंस दोनों का मैंने ऑर्डर कर दिया। साइंस वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा सेम किताब साइंस का भी मुझे दिख गया, प्लेटफॉर्म कंपनी रुक्मिणी कंपनी का। चलिए, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक हमको इसको कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। पहला कह रहा है पॉइंट, एक ही या समान दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चरों वाले समीकरण का एक युग्म बनाते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म का व्यापक रूप, जैसे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये c कांस्टेंट होता है, b कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट होता है। इसमें जो वेरिएबल देखा जाता है x और y को देखा जाता है। एक समीकरण हुआ। एक और समीकरण देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 ऐसे वास्तविक से, देखिए यहाँ लिख दिया ना, वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं 0 होना चाहिए। उसी तरह a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर नहीं 0 के होना चाहिए। ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। बात समझ में आया कि ये कंडीशन क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आएगा, उस समय मैं समझाऊंगा कि आखिर क्या दिया गया है। ऐसे सीधा फिलहाल समझ लीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर करके जोड़ देते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी जाके वो सॉल्व हो पाएगा। ऐसा वास्तविक संख्या रहता है। आगे ये और क्या पॉइंट कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत या विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी हो रहा है। एक युग्म क्या है? संगत या विरोधी होता है, तो इसका या अद्वितीय हल हो या अपरिमित से अनेक हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो या अद्वितीय हल हो। कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म आश्रित होता है, यानी डिपेंडेंट होता है। इस प्रकार इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म आश्रित और संगत होता है। अब ये क्या कह रहा है ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे और डिटेल किया गया है, वहाँ समझ में आएगा। फिलहाल आपने सुना, आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म, गौर से अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या डिटेल किया गया है। असंगत यानी अविरोधी, विरोधी। असंगत मतलब विरोधी होता है यदि उसका कोई हल नहीं हो। कोई भी हल नहीं हो तो क्या होता है? विरोधी होता है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, इमेज से एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अगर कोई रेखा है, ऐसे और ऐसे चल रहा है, आपने समीकरण का रेखा बनाया, एक ऐसे चला और एक ऐसे चला, दोनों पैरेलल हो गया, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये इमेज समझ गया? किसी डायरेक्शन में हो, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, दोनों पैरेलल लाइन, तो कोई हल नहीं।
कभी घटना ऐसा हुआ कि एक लाइन आपने बनाया और दूसरा लाइन इस टाइप के बन गया, एक जगह कटा, तो इसका एक हल होता है। कोई भी रेखा एक ही जगह कट सकता है, वो कहीं भी कट सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे रेखा जा रहा था और एक रेखा ऐसे बन गया आपका, बात समझ आए, यहाँ कटा, तो एक हल यहाँ निकला। इस दोनों समीकरण के लिए, इन दोनों समीकरण के लिए एक हल यहाँ निकलेगा, यानी एक एक हल होगा इसमें का, एक जगह कटेगा। तो एक कंडीशन और लास्ट होता है कि क्या हुआ ना कि एक रेखा आपने ऐसे बनाया और दूसरा रेखा इसी पर आ गया। आपको जब आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं तो सेम एक दूसरे पर आ जाएगा, तो एक दूसरे पर आ गया, अब ये क्या हो जाएगा, अनगिनत हल। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इतना जगह सटा हुआ है, जितना जगह सटा हुआ है उतना हल, तो इसका सटने का कोई लिमिट थोड़े ना है, ये तो हर पॉइंट पे सट ही रहा है, इसलिए इसका अनगिनत हल हो जाता है। ये तीन कंडीशन आपने समझा। कह रहा है रैखिक समीकरण का युग्म असंगत या विरोधी होता है यदि उसका कोई हल ना हो। इसमें बताइए तो कोई हल नहीं वाला कौन है? कहिएगा सर ये जो पहला कंडीशन बनाया था कोई हल वाला नहीं है, तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। संगत अलग चीज होता है, असंगत हो गया, और असंगत में भी क्या हो गया, विरोधी हो गया, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। यह संगत और आश्रित है क्योंकि इसमें अनगिनत हल हो जाता है। आगे समझिए और चीज समझाते हैं। कह रहा है मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है। ठीक है, ठीक है भाई, युग्म है। आगे यहां समझते हैं क्या कह रहा है। यदि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 तो रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है। क्लियर है बात? संगत जब भी होगा तो कटेगा, या तो एक जगह कटेगा या अनगिनत जगह कटेगा, बट कटेगा। तो पहला क्या होता है, बराबर नहीं। a1 ये क्या है, कोफिशिएंट है। ये जो समीकरण दिया गया था, मैं पूरा स्क्रीन पर लगा गया, हाँ आ गया। यहाँ देखिए इसके x का कोफिशिएंट और b का y का कोफिशिएंट, ये दोनों कोफिशिएंट क्या किया गया है, यहाँ पे डाला गया है, और ये बराबर नहीं आया है, तो ये संगत होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है युग्म का आलेख एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का एक युग्म होता है तथा यदि प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण के युग्म का हल प्रदान करता है। क्लियर है बात? संगत में हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ इमेज बना देता हूँ, ऐसे कटेगा, कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा, ये संगत हो गया। असंगत का कंडीशन क्या हुआ, एक हल इसमें होता है। अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले एक युग्म होता है, यह प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण युग्म का हल प्रदान करता है, यानी एक हल। ये दोनों पॉइंट का क्या होगा, एक हल होगा इसमें। और द्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक ही हल उसका मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अगला कंडीशन कर रहा है a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 और लास्ट में जाके बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हो गया, यानी विरोधी होता है। यहाँ आलेख समांतर रेखाओं का एक युग्म होता है। मैं इमेज इसका भी बना देता हूँ, जैसे उसका बना दिया, यहाँ साइड में बना रहा हूँ, इस तरीका के हो जाता है, समांतर हो जाता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, असंगत या विरोधी भी इसको बोलते हैं, असंगत विरोधी, इसमें संगत युग्म बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब शब्द को समझना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यदि a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2, तीनों बराबर हो गया। कर रहा है रैखिक समीकरण युग्म का आश्रित या संगत बोलते हैं। गौर से सुनिए, आश्रित और संगत। अच्छा, संगत यहाँ भी था, संगत यहाँ था, कटने के कारण संगत होता है। यहाँ भी संगत है, यहाँ भी कटेगा, लेकिन यहाँ अजवे टाइप का कटेगा, मैं भी दिखाता हूँ। और आश्रित समझ गए, यहाँ क्या होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाता है। एक रेखा ये रहा, दूसरा रेखा इसी के ऊपर ही आ गया, ये a है तो ये b हो गया, मान लेते हैं ये a है तो ये b हो गया, इसमें a है तो ये b हो गया, समझ गए? तो यहाँ संगत तो है। संगत मतलब देखिए, दो गो लड़का है या दो लड़की है या चार गो ही क्यों ना हो, अगर वो दोनों दोस्त है तो क्या बोलते हैं, ये लोग का संगति अच्छा है, मतलब अच्छे से संगति रखना चाहिए। संगति का मतलब समझ में आया? संगति का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के साथ रहना, मतलब एक दूसरे में टच रहना। संगत का मतलब क्या हुआ, कंधा पे कंधा हाथ रख के चलना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, संगत हो गया, टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ पे क्या है, असंगत है। अच्छा, यहाँ पे विरोध कर रहा है, दोनों अलग अलग है, सटने दिया नहीं ना, आपस में सटने दिया, तो विरोध कर रहा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है, अविरोधी है। तो ये कंडीशन भी अविरोधी है और ये कंडीशन भी अविरोधी है, इसको याद रखिएगा। अविरोधी में माफ़ी चाहते हैं, आज ना यहाँ फंक्शन है, सिख लोग जो रहते हैं उन लोग का फंक्शन है, तो थोड़ा बैकग्राउंड से गाड़ी वगैरह आ रहा है जा रहा है, क्योंकि कुछ है खास आज दिन उन लोग के लिए, इसीलिए थोड़ा सा वो है। तो आपने ये बात भी समझा, 3 कंडीशन मैंने आपको अभी तक दिखाया। कहा जाता है यहाँ आलेख संपाती रेखाओं का एक युग्म होता है, संपाती बोलते हैं इसको, संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, संपाती हो गया, ठीक है। संपाती युग्म होता है, इन रेखाओं पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक हल होगा, इसीलिए समीकरणों के इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यानी अनगिनत हल होंगे। क्लियर है, समझ गए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एक दूसरे पर चढ़ गया, कितना जगह सटा पता ही नहीं चला। तो इसे नाम को थोड़ा फोकस करना, मैं बार बार नाम पर फोकस कर रहा हूँ। एक जगह कट रहा है, इसको संगत बोलते हैं, ठीक है। अविरोधी बोलते हैं, विरोध नहीं किया है, कटने दिया, अविरोधी। इसमें हल एक ही निकलेगा। इसमें अलग अलग हो गया तो विरोधी कर दिया, विरोध कर दिया, मेरे में सट नहीं सकते तुम, विरोधी कर दिया। और असंगत हो गया, संगत रहता तो सटने तो देवे करता, असंगत हो गया। चलिए भाई, और समांतर रेखा इसमें बनता है, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इस प्रतिच्छेदी मतलब कटना, इसमें होता है समांतर, और इसमें संपाती होता है। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ जाना। तो ये भी याद रखिएगा, समांतर अलग अलग, प्रतिच्छेदी एक जगह कटना, और संपाती एक दूसरे पर चढ़ जाना। अच्छा, एक और चीज़, एक दूसरे पर आश्रित भी तो है, तो आश्रित भी कहेंगे इसी को। संगत बोलेंगे, संगत का मतलब चिपकने देना, सटने देना। जैसे एक जगह सटने दिया तो संगत बोले, उसी तरह इसको संगत बोलेंगे। इस नाम को ध्यान रखना है आपको, क्या क्या नाम दिया जा रहा है। और इसमें अनगिनत हल हो जाएगा। अपरिमित हल का मतलब होता है अनगिनत हल। क्लियर है, आगे पॉइंट पर आता हूँ, ये कंडीशन याद रखिए। एक और बात, अनगिनत हल के लिए सारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। एक जगह सटने देगा तो शुरू में कट जाता है, मतलब बराबर नहीं होता। इतना माइंड में खाली बैठाइए कि कट गया, यानी कि देखिए यहाँ पे कटा ना तिरछा लाइन से, उसी तरह यहाँ भी देखिए कटा हुआ है। तो शुरू में कट रहा है कटने वाला का, ठीक है। और जो पैरेलल है उसका शुरू में तो बराबर होता है, बाद में जाके बराबर नहीं रहता है। और इसमें तीनों बराबर हो जाता है आपस में जब एक दूसरे पर चढ़ जाए। इसमें अनगिनत हल होता है, इसमें एक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता। मुझे लगता है आपको समझ में ये सारी बात आ गई होगी। नहीं आई तो क्वेश्चन भी है, आप घबराने याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। रैखिक समीकरण के एक युग्म को बीजीय रूप से निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि से हल किया जा सकता है। जैसे हल करने का 5 विधि है, यहाँ 3 ही दे रहा है। प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया और बर्जगुणन हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चा विलोपन विधि का प्रयोग करता है, और प्रतिस्थापन एक का वैल्यू दूसरे में वैल्यू पुट करना, बर्जगुणन भी है आप, ठीक है। बर्जगुणन से भी हो सकता है। रैखिक समीकरण के युग्म को ज्यामितीय आलेखीय विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है। ये जो मैं पिक्चर बना रहा था ये सभी क्या है, ज्यामितीय विधि है। तो ये भी एक तरीका है हल करने का। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है थ्योरी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहेगा। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन सारा करा दूंगा। यदि क्वेश्चन की बात करें, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन का ये सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए अच्छे से ना, क्लीन एकदम। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ कह रहा है इस प्रकार कि आलेख इतना इतना समीकरण के 2 रेखाएं निरूपित करता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रतिच्छेद ही सब पूछ रहा है कहाँ करेगा। तो कंडीशन वही आ जाएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। आपसे अब कंडीशन आपको देखना होगा कि ये बराबर हो रहा है या बराबर नहीं हो रहा है। तो आप वैल्यू डालिए, 6/2, 3 बार में कटा, -3/2, सॉरी 1, -3/1 यानी -3, सॉरी नीचे भी माइनस है, माइनस कट गया, ये बराबर आ गया। तो पहला को बराबर कर दीजिए। पहले आप चिन्ह कोई नहीं दीजिएगा, बाद में अपने आप पता चल जाएगा आपको। यहाँ 10/9, तो ये नहीं कटेगा, तो ये बराबर नहीं। तो याद कीजिए वो कंडीशन, जब शुरू वाला बराबर हो, बाद वाला बराबर नहीं। शुरू में बराबर नहीं तो एक हल होता है, याद करिएगा माइंड में कि शुरू वाला बराबर हो,
मतलब नहीं ऐसे कट जाता, शुरू में अगर बराबर नहीं होता ये दोनों तो एक हल होता और उसको क्या बोलते, प्रतिच्छेदी बोलते, उस लाइन को एक जगह कटता। लेकिन बाद में ऐसे हो रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा, बात समझ में आया, समांतर रेखा हो जाएगा। अभी बताया हो ना। संपाती कब होता, जब ये भी बराबर हो जाता, जब हर जगह बराबर हो जाता संपाती कहलाता। प्रतिच्छेदी होता जब शुरू में कटता तो प्रतिच्छेदी होता, प्रतिच्छेदी शुरू में ही हो जाता है। और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कभी नहीं कर सकता, एक बिंदु पर करेगा, यानी यह कंडीशन हो सकता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कंडीशन। आइए अगला क्वेश्चन पर। समीकरण इतना और इतना के युग में और हल कितना देगा उसी तरह फिर निकालना होगा, बात समझ में आया। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, बट्टा में लिख दीजिए -3 यहाँ पे है एक्स का मान। उसी तरह यहाँ पे लिखिए 2, चिन्ह के साथ लिखिएगा -6। अगला में है 5 और 1। अब आप देख सकते हैं ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ 1/-3 1/-3 यहाँ बराबर और यहाँ बराबर नहीं आया। अब ये कंडीशन जब होता है तो पैरेलल होता है, पैरेलल रेखा सटा एक भी जगह नहीं तो कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है, का कोई हल नहीं होगा, इसका 4 आंसर होगा। बात समझ में आया क्यों होगा, मैं करके भी दिखा रहा हूँ सारा चीज़ क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। यदि रैखिक समीकरण को का कोई युग में संगत है, संगत यानी कि हल देगा, संगत यानी संगति अच्छा है, यानी एक दूसरे पर या तो पैरेलल होगा या एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऐसे करके काटेगा, ठीक है। संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी या तो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी अच्छा गलती प्रिंट हो गया है, प्रतिच्छेदी या संपाती हो सकता है, संपाती या प्रतिच्छेदी, यही ना आंसर होगा जी हल के लिए। क्लियर है, समझ रहे हैं, इसीलिए अच्छा से वहाँ समझाया था कि समझ में आ जाएगा और बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। समीकरण y = 0 y = -7 के युग में, अब देखिए 2 समीकरण बनाना है, आइए बनाते हैं। एक है y = 0 तो यही हो गया, यही रेखा हो जाएगा, मतलब सॉरी ये रेखा होगा 0 पे ऐसे ऐसे कमे जाता है, ये डायरेक्शन नहीं, सॉरी ये डायरेक्शन में गया। y = -7 तो -7 नीचे आएगा तो ऐसे जाएगा कहीं पे, अभी ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कभी नहीं हो सकता, कोई हल नहीं, आंसर 4 होगा, कोई हल नहीं। क्लियर है बात, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो रहा है और पैरेलल होने का कंडीशन पे कोई भी हल होगा, नहीं होगा हल। नेक्स्ट पढ़िए, समीकरण x = a y = b के युग्म आलेख रूप से वे रेखाएं निरूपित करते हैं जो बी ए पर प्रतिच्छेद हो रहा है, सॉरी ए बी पर, बी ए पर नहीं, पहले x का मान लिखा जाता है, ये गलत लिखा गया है। आइए इधर, ये होगा आंसर, ए बी पर प्रतिच्छेद करती है, ध्यान रखिएगा हमेशा पहले x का मान लिखेगा, पहले x का और बाद में y का। क्लियर है ना, यस क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 6x - ky - 16 संपाती रेखा निरूपित करेगी। अब आइए हम इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ साइड में नीचे करके दिखाता हूँ, बात समझिएगा। एक तो हो जाएगा 3/6, नेक्स्ट हो जाएगा -1, यहाँ y का -1 है और यहाँ -k है, -k और यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 16। अब कहीं कैसे आप जान गए सर 16, तो देखिए बराबर के इस तरफ इसमें दिया है, बराबर के इधर है ये, तो जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, इसलिए 16 ले रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है, कभी कभी उल्टा पुल्टा दे देता है बराबर को उधर भेज के, और ये भी उलट पुलट देता है, ध्यान रखिए x के नीचे x का कोफिशिएंट डालिएगा, y के नीचे y का डालिएगा, सारा वैल्यू डाल दिए। अब कह रहा है संपाती रेखा है, संपाती रेखा के लिए सभी बराबर हो जाते हैं, संपाती के लिए सभी बराबर होते हैं। संपाती रेखा कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं ऐसे, बात समझ में आया। अब आपको निकाल रहा है k का मान निकालने बोल रहा है, k का, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। कहेंगे अच्छा कैसे सर, तो आप देखिए यहाँ कटेगा 3 दूनी 6 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कट गया, k का मान 2 इधर भी आ रहा है, k का मान इधर भी 2 आ रहा है, तो k का मान क्या आया 2, 6 का आंसर क्या कहिएगा 3 नंबर। कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ के, अरे ऐसे ही करके सारा बात समझा दूंगा आपको, हंसते हंसते सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या आपने सीख गया। जो शुरू से देखे होंगे 6 से 10 तक, उनका तो भाई इतना बेस मजबूत हुआ होगा, हर एक कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने दे चुका हूँ। यदि 3x + 2ky = 0 2 और 2x + 5y + 1 = 0,
डी समीकरण रेखा परस्पर समांतर है, समांतर फिर से वही हो गया, यानी वही संपाती हो गया, यानी कि 3/2 बराबर हो जाएगा 2k/5 बराबर हो जाएगा -2/1। देखिए इसमें इधर है बराबर के, तो इधर लाके -2 कर दिया हूँ और इधर ऑलरेडी 1 है तो 1 लिखा हूँ। अब देखिए कोई एगो से बन जाएगा, इसी से बना लीजिए। तो 5×3 = 15, 2 दूनी 4 k, तो k निकालते समय 15/4 हो जाएगा, तो 15/4 3 नंबर आंसर 7 का डालिएगा। देख रहे हैं माइनस लगा के दे देता है शुरू में, कि हर बार में बच्चा पहला वाला मार दे। ये सब चीज़ पर ध्यान एग्जाम में रखना है। बीपीएससी ना बहुत चतुरगिरी करता है, परेशान करने के लिए बच्चों को बहुत मतलब खेला वेला करते रहता है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, गलती नहीं करके आएंगे, एक सीट लेकर आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना मेरे से पढ़ते पढ़ते कि आप सोच भी नहीं सकते। सी का वह मान जिसके लिए समीकरण cx - y = 2, 6x - 2y = 3 के युग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए सभी बराबर हो जाएंगे। फिर से वही बात, अनेक हल होने के लिए देखिए शुरू वाला बराबर होगा, बाद वाला बराबर नहीं होगा। अनेक हल के लिए ये कंडीशन है, क्योंकि सिर्फ कोई हल नहीं के लिए सभी बराबर हो जाते हैं। बात समझ में, पैरेलल हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, समांतर, और समांतर में ना बाद वाला यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए था। देखिए मैं इधर करके दिखाता हूँ। थोड़ा अब गाना बजने लगा है, मैं अभी वीडियो को इन करूँगा, बस कोई नहीं, छोटा ही वीडियो आज रहेगा, लेकिन इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। वैसे मैं इन दोनों से निकाल दिया, आंसर आ गया है, बट इधर जो है ना, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इधर बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। के का मान निकाल दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, समांतर में नहीं इधर कट जाता है। ऊपर क्या था, संपाती रेखा था। अच्छा, संपाती वाला सही मैंने बताया था, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये कैसे मुझे माइंड में आ गया पता है, यहाँ देखिए, जैसे ही इस क्वेश्चन पर आया ना, मुझे पूरा उधर वाला गड़बड़ मुझे समझ में आ गया। क्योंकि इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, सी का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना युग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बहुत आवाज़ आपको जाने लगेगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीट किसी तरह कर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा गाना बगल में ही बजने लग गया है, लेकिन कोई नहीं, 15 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा आवाज़ को इस वीडियो में, आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। सी का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए सभी बराबर हो जाते हैं। अनेक हल कब होंगे, जब एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, मैं याद दिखाऊं क्या पीछे घुमाकर। देखिए अनेक हल के लिए क्या कंडीशन था, सारे बराबर। देखिए संपाती रेखा हो जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्लियर है ना, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे आराम से अब हम लोग कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, गाना बैकग्राउंड से इसमें जा रहे होंगे, बट क्या करूँ, इस वीडियो से पैसा नहीं कमा पाऊँगा, कोई नहीं। अब आगे आइए, अब कोफिशिएंट डालिए, सी एक्स का कोफिशिएंट सी है और यहाँ पे 6 है, यहाँ -1 है वाई का, यहाँ -2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ 3 बराबर के, ए भी उस तरफ ए भी उस तरफ, तब ले लीजिएगा, ठीक है। दोनों को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको भी इधर लाना है इसको भी इधर लाना है। जब दोनों उस तरफ है तो कोई बात नहीं, उधर ले लीजिए, इधर है तो इधर ले लीजिए, किधरों एक तरफ लेना रहता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, अपने अनेक हल के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से ही निकाल लेते हैं, माइनस माइनस काट देते हैं, 3 बार में कटा तो 3 उधर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर पहला हो जाएगा 8 का। 1 मिनट, सी का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना और इतना के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो c/6 -1/-2 और 2/3 सभी बराबर होंगे। यहाँ से 3 बार में कटा तो c बराबर 3 आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तो c बराबर 3 आ गए, बट इसका आंसर कह रहा है कोई मान नहीं। इस क्वेश्चन में गलती आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है बुक में, कोई मान नहीं। ऐसा कैसे दे दिया कोई मान नहीं, मान तो सामने निकल के आ रहे हैं ना। एक और हम निकाल सकते हैं, इसको इससे भी बराबर करके निकाल सकते हैं। c/6 बराबर 2/3, 3 से कटेगा 2 बार में, c बराबर 4 आ जाएगा। अगर 4 रहेगा ऑप्शन में उसको भी टिक मार सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक है आंसर में। 9 नंबर पे आइए,
आश्रित समीकरण के युग्म का एक समीकरण इतना है, दूसरा समीकरण हो सकता है, तो देखिएगा इसी का डबल किया हुआ होगा। 5 दूनी 10, माइनस में ही होगा क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही होगा, प्लस में हो नहीं सकता। 7 दूनी 14, प्लस में है तो प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला हो नहीं सकता, यही आंसर होगा। डबल या ट्रिपल कर देता है ऐसा क्वेश्चन में। कर आए एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण युग्म का हो सकता है। अब देखिए एक अद्वितीय हल पूछ रहा है आपसे, मतलब सिर्फ एक हल, मतलब ये दोनों वैल्यू डालने से ना ये प्राप्त होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 2 डालिए और यहाँ -3 डालिए तो -1 आ रहा है, कहाँ सर आ रहा है। अब इसी को इसमें भी डालिए तो 2 दूनी 4 +9, यहाँ पे 3 डालिएगा तो 3 3 9 +9 हो गया, और 2 दूनी 4 तो 9 4 13 हो गया, नहीं ना आया तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह वैल्यू डाल के आपको देखना है, इसमें डालिए 2 दूनी 4 अब 5 3 15, -15 में से 4 जाएगा -11, ये सही है। अब इसमें आइए 4 दूनी 8 और 10 3 30, 30 में से 8 गया -22, ये आंसर हो गया 10 का आंसर। अब यहाँ भी देखिए कह रहा है 4 नंबर। अब इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से करता हूँ। 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 माइनस में आएगा, 15 में से 4 गया -11, 4 दूनी 8, 10 3 30, 30 में से 8 गया -12, ये आंसर हो सकता है। कोई नहीं, और भी देखते हैं आगे, और कंडीशन लगाएंगे और क्या करेंगे। 2 दूनी 4 +3, 3 ये नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिहाई, मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा, मैं मुंह में बोल रहा था, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4 गुने -3 -14 बराबर 0। तो देखिए 4 तिहाई 12, -12 आ गया, -14 और 2 बराबर 0, सॉरी इस 14 को उधर ले जाते हैं क्योंकि इसका जगह तो उधर है, तो बराबर के उधर 14 माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, इधर 14 इधर 14 आया, ये सही हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये 13 उधर जाएगा 13, यानी 13 बराबर 13, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब कंडीशन एक और दूसरा लगाना पड़ेगा। हमको लग रहा है ना इसका आंसर तो आ जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। जैसे यहाँ देखिए 1/5 आ रहा है, -4 बटा -1 आ रहा है, और आप देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है ना। और यही कंडीशन यहाँ भी लग रहा है, देखिए 2 नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं लग पा रहा है। देखिए आप 2 बार में कटा, 2 बार में कटा, यहाँ बराबर हो जा रहा है, जबकि बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही ये वैल्यू इसमें डल गया, लेकिन पूछा है क्या अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल का नियम लगाना था यहाँ पे। देखिए इसीलिए आंसर ये नहीं हुआ, क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ इसमें, और इसमें बराबर हो गया है। बराबर कैसे हो सकता है, शुरू में कटना चाहिए अद्वितीय हल के लिए, मतलब एक ही हल के लिए, यही आंसर होगा। देखे ये आंसर काट दीजिए, यानी वैल्यू डालने से सेटिस्फाइड हो रहा है, बट आंसर ये होगा क्योंकि कटना चाहिए। ये सारी बात को भी ध्यान रखिएगा, इसलिए रूल को ना फॉलो करना है। ये चैप्टर अच्छा घुमा देता है स्टूडेंट्स आपको। यदि x का मान a, y का मान b, समीकरण x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4 का हल है, तो a और b के मान बताइए। आइए कर ही लेते हैं सॉल्व। x - y बराबर क्या कह रहा है 2, तो x के जगह पर डालिए ना भाई, a डालिए, y के जगह पर b डालिए, बराबर 2। नेक्स्ट समीकरण यहाँ है x + y बराबर 4, यहाँ पे डालिए a, यहाँ पे डालिए b बराबर 4, यानी a + b बराबर 4। इससे a कट गया, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 6, 2 से कटेगा, a बराबर 3। इस 3 को यहाँ डालते हैं, 1 यहाँ डाल लेते हैं, तो उधर जाके 1 आएगा। तो b का मान क्या आ गया 1, 3 और 1 कहाँ है, 3 और 1 यहाँ पे है, तो 11 का क्या हो गया आंसर 3। पक्का इस पर कॉपीराइट आने वाला है इस वीडियो पर, बैकग्राउंड से गाना का आवाज़ जा रहा होगा। करा है अरुणा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 है, तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। कह रहा है 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का है और 50 सिक्का है टोटल। मान लीजिए 1 रुपया वाला जो सिक्का है ना x है,
और 2 रुपये वाला सिक्का कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स। 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना करके लिखिए प्लस 2 रुपया वाला है तो 2 से गुना करके लिखिए। टोटल पैसा इतना हुआ, टोटल पैसा जबकि कह रहा है 75। सॉल्व करते हैं, x प्लस 100 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा बराबर 75। ये घटेगा माइनस x आएगा, ये जाके घटेगा तो माइनस 25 आएगा। यानी x का मान 25 है, यानी 1 रुपये का सिक्का 25 गो हो गया। दोनों 25-25 गो हो जाएगा, इसका मतलब क्लियर है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 6 गुना कहाँ है? 6 चौका 24, 6 एक 36, 6 5 30, 6 चौका 24। 6 गुना नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हटा दीजिए। 6 5 30 और सभी में 6 गुना था। ये करते हैं, पुत्र को मानते हैं x, तो पिता क्या हो जाएंगे 6x, क्योंकि 6 गुना है। 4 वर्ष बाद यानी x प्लस 4 बराबर 6x प्लस 4, दोनों में 4 साल जोड़ देना है, क्योंकि 4 साल बाद की बात हो रही है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। तो पुत्र का आयु को 4 गुना यदि आप कर देंगे ना तो पिता के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पापा जी 4 गुना ज़्यादा है। तो 4x प्लस 4 चौक 16 बराबर 6x प्लस 4। अब देखिए ये 4x जाके उधर घटेगा तो क्या होगा 2x बचेगा, ये 4 आके घटेगा तो 12 बचेगा। 6 बार में कटेगा तो x बराबर 6 आ गया। तो पुत्र 6 साल का हो गया और पिता 36 साल के, ये हो जाएंगे 6 एक 36। इसी तरह गाना कुछ देर बंद रखे ना, मेरा तो काम हो ही जाएगा। 2 क्वेश्चन बचा है। वैसे वीडियो में गाना तो ऑलरेडी आ चुका है, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मन कर रहा था। समीकरण इतना और इतना के युग्म का क्या हल होगा निकालना, यानी 5 बटा आप कर दीजिए 3 और माइनस 15 बटा कर दीजिए आप -9। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 15, ये दोनों बराबर आ गया। अब आगे का देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ 8 है, बराबर के उस तरफ है, ये भी बराबर के उस तरफ है। तो 24 बटा के नीचे 5 है, से ऊपर भेज देता हूँ। 8 3 24, यानी सारे बराबर आ गए। जब सारे बराबर होता है अनगिनत हल हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसका बहुत हल होंगे। 15 नंबर उसी तरह कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। x प्लस वाई बराबर 9 कह रहा है। संख्या क्या होता है देखिए, मैं ऐसे बताता, पूरा अच्छे से बताता हूँ। अगर आप इकाई अंक को मानिएगा x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा पता है y। तो संख्या निकालना हो ना, तो दहाई मतलब 10 होता है, तो इसमें 10 से गुना करके इकाई में 1 से गुना करके जोड़ दीजिए, यही संख्या हो गया आपका। अब कह रहा है ना कि इन दोनों का योग जो है x प्लस वाई, संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, यही संख्या मिला, तो 10 y प्लस x, इसमें आपने 27 जोड़ा, तो कह रहा है संख्या के अंक पलट जाएंगे। यानी संख्या क्या हो जाएगा पता है 10x प्लस वाई हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो एक समीकरण तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था किताब में, एक यहाँ से समीकरण निकलता है। तो अब देखिए ये 10x को इधर लाइए आप, तो -9x हो जाएगा, क्योंकि एगो x यहाँ पे था, 10 माइनस में आएगा तो -9x। y को लाइए तो -9y, ये 27 उधर जाएगा, सॉरी प्लस 9y होगा, क्योंकि y प्लस में इधर है ज़्यादा, -27 हो जाएगा। -9 कॉमन लेके हटा दीजिए, तो x यहाँ -y बच जाएगा, यहाँ -27 बच जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 9 तिया 27, तो x माइनस वाई बराबर क्या आया 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसके नीचे फर्स्ट उतार दीजिए, ठीक है, उतार दिया। अब देखिए ये कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा 9 3 12, तो x का मान क्या आ जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 जब यहाँ आप डालिएगा तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। x और y निकाल लिया आपने, पूछा है वो संख्या क्या है, तो इस x और y को वैल्यू डालिए संख्या में। तो संख्या क्या था 10y प्लस x था। देखिए यहाँ पे हम लोग संख्या माने थे, वैल्यू जब डालेंगे 10 गुने 3 प्लस 6, तो 36 आ जाएगा आंसर आपका, 15 का 4। वैसे मन तो था एक और चैप्टर करने का, इसमें द्विघात समीकरण, ये जो 4 लेसन, बट नहीं, साउंड आवाज़ हो रहे हैं, आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे। तो चलिए कोई नहीं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत काम का है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, एग्जाम में आएगा फंसा लेगा, इसलिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।